नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक अधिकारी चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास नंबर जो होगी वो होगी आपकी 18। और आज का जो हमने टॉपिक लिया वो है दोस्तों आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इसका सेट नंबर 2। दोस्तों, इससे पहले वाले सेट में हमने मुहावरे का एक पार्ट किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं लोकोक्तियाँ। हम देखेंगे कि लोकोक्तियाँ होती क्या है, बनती कैसे हैं, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है। तो मैक्सिमम दोस्तों मैंने यहाँ पर कोशिश किया कि कम समय में आपको 50 लोकोक्तियाँ कराई जा सके। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसी होंगी जो आपने पहले पढ़ रखी होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो आप पहली बार देख रहे होंगे, और बहुत सारे यार दोस्त, कुछ मेरी बहन ऐसी भी होंगी जिन्होंने ये सब पहले, इनमें से काफ़ी सारी पहले पढ़ी हुई होंगी। अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो वेल एंड गुड है, आप अपना रिविजन कर सकते हैं। और जो मेरे दोस्त जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए तो और अच्छी बात है कि उनको नया कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एक एक लोकोक्ति को ध्यान से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि हम उसके अर्थ के साथ एक लाइव एग्जांपल के साथ हर एक लोकोक्ति को समझें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए दोस्तों देखते हैं कि लोकोक्तियां होती क्या हैं। लोकोक्तियां होती क्या है, बनती कैसे हैं। लोकोक्ति शब्द लोक एवं उक्ति शब्दों के मेल से बना है। लोक में चिरकाल से प्रचलित कथन को लोकोक्ति कहते हैं। मतलब कि लोगों के द्वारा कुछ उक्तियां, कुछ ऐसे शब्दों का एक समूह बनाया गया है जो कि चिरकाल में, पुराने समय में यूज होता था, और वो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कुछ स्पेशल शब्दों का एक संगठन बनाया, एक सेंटेंस बना दिया काफी सारे शब्दों को जोड़कर, जिसका नाम लोकोक्ति रखा गया है। लोकोक्ति का संबंध किसी घटित घटना से होता है। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण रूप होती है, अर्थात लोकोक्तियों का प्रयोग वाक्य के समान हो सकता है। कि कहीं आप अगर कोई बड़ा वाक्य है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप उसकी जगह लोकोक्ति का यूज कर सकते हैं। कैसे, आपको आगे धीरे धीरे चल के पता चलेगा। लोकोक्तियां जीवन में मार्गदर्शक का कार्य करती है, क्योंकि प्राचीन समय में लोगों ने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर लोकोक्तियों को बनाया था। कि उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर काफ़ी चीज़ें वो एक्सपीरियंस करते रहे। कुछ चीज़ें ऐसी होती गई जो मल्टीपल टाइम्स उनका सेम रिजल्ट आ रहा था, तो उन्होंने उसी जो अनुभव था उनके आधार पर उन्होंने उन शब्दों का निर्माण किया। आगे देखें कि लोकोक्तियों की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि लोकोक्तियां किसी कटु बात को, मतलब कि कड़वी बात को भी एक मनोरंजक अंदाज में बयां कर देती है। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हमारे क्षेत्र में कहावत बोली जाती है कि अगर मन चंचल तो गोडे गार। कि भाई अगर आपका मन चंचल है तो आपके घुटने एक जगह धंसे रहेंगे, मतलब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपका मन चंचल है तो आप काफ़ी सारी बातें सोचेंगे। अगर आप मल्टीपल चीज़ें सोचेंगे तो दोस्तों आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। चंचलता के साथ में आपको फोकस्ड होना पड़ेगा एक जगह पे। अगर आप सोचते हैं कि आप बैंक की तैयारी करें, उसके साथ में आप भाई एसएससी की तैयारी भी कर लें, उसके साथ में आप रेलवे की तैयारी भी कर लें, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल बहुत कम हो पाता है। ठीक है, क्योंकि बैंकिंग में आपका जीके सेक्शन नहीं आता, यहाँ पर करंट अफेयर्स का ज़्यादा, फाइनेंशियल एनालिसिस ज़्यादा आता है। लेकिन आपका जो एसएससी है वहाँ पे करंट अफेयर का जो वैल्यू है, जो परसेंटेज है, वो बहुत कम है। वहाँ पर आपका जनरल नॉलेज से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसीलिए ठीक है कि जिससे बात कहने और सुनने वाले के मध्य किसी तरह का तनाव उत्पन्न नहीं होता है। दोस्तों, राइटर कहना चाह रहा है कि जो लोकोक्तियां हैं वो कुछ जो कटु शब्द होते हैं उनको भी एक मनोरंजक अंदाज में उसको बता देती हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ कि लोकोक्तियां समाज में नैतिकता और व्यवहार की समझ पैदा करती हैं। कि अब इसमें नैतिकता कैसे है कि गुड़ ना दे, गुड़ किसी बात तो करे। कि अगर कोई इंसान हमें गुड़ नहीं दे सकता तो कम से कम, गुड़ का मतलब मीठा, अगर कोई इंसान हमें हमारी हेल्प नहीं कर सकता, हमारी मदद नहीं कर सकता, हमें प्यार से नहीं बोल सकता, अगर हमें मतलब हमारी मदद नहीं कर सकता, कम से कम प्यार से हमारी समस्या तो पूछ ले। इस लोकोक्ति में हमें यह समझ आता है कि यदि हम किसी की मदद ना करें तो कम से कम उससे मधुर व्यवहार में तो पूछ सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं कि भाई आप किस वजह से परेशान हैं। अगर हमारे अंदर उतना सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी की मदद कर पाएं,
तो कम से कम इतना तो हो सकता है दोस्तों कि आप उससे सिर्फ मधुर शब्दों के साथ उसकी परेशानी पूछ तो सकते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ कि लोकोक्तियां मनुष्य को बड़ी से बड़ी बाधा में डटे रहने की उम्मीद भी देती हैं। कैसे उम्मीद देती हैं? ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, क्या डरना। अब दोस्तों ओखली होती है जो आपने देखी होगी कि हमारी रसोई में जब हमारी मम्मी या जब वो चाय बनाते हैं तो अदरक कूटने के लिए जो एक छोटा सा बर्तन यूज होता है, उसके ऊपर एक ऐसा सिल्वर का या स्टील का एक डंडा सा दिया होता है और उससे उस अदरक को कूटते हैं, उसको बोलते हैं ओखली। अब वो तो छोटी ओखली हो गई, सेम ऐसी बड़ी ओखली होती है। पुराने समय में लोग गांव में जब बाजरे की जब खिचड़ी बनाते थे तो वो उसके अंदर ही कूटी जाती थी, उससे नमक कूट लेते थे, हल्दी कूट लेते थे। अब तो चलो भाई पैकिंग में आने लगे, लेकिन पहले लोग ऐसे करते थे कि भाई बाजार से हल्दी की गांठ ले आए और उसको उसमें डाल के कूटते थे, उसको ओखली बोलते थे। कि अगर जब ओखली में सिर दे ही लिया है तो उसमें ऊपर पड़ने वाली चोट से क्या डरना। और जब आपका सिर उसके अंदर आ ही गया है तो जो ऊपर वाला जो डंडा है जिससे उसमें चोट लगेगी, तो उससे क्या ही डरना। तो इसका अर्थ ये निकल कर आता है कि जब कठिन काम को हाथ में ले ही लिया तो आने वाली बाधाओं से हमें डरना नहीं चाहिए। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको लोकोक्तियों के बारे में थोड़ा सा आपको समझ आया होगा कि लोकोक्तियां होती क्या हैं, बनती कैसे हैं, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपनी पहली लोकोक्ति की तरफ। पहले में क्या दिया हुआ है? यहां दोस्तों दिया है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। कि अकेले चना अगर उसको भाड़ में डालेंगे, चना होता है दोस्तों जो आपका खाने वाला जो चना होता है, भुना हुआ चना, वो वाला। और भाड़ होता है कि जिस आंच पर, जिस स्थान पे वो चना भुना जाता है, उसमें ऐसा होता है कि एक गड्ढा बना लिया जाता है, उस गड्ढे के ऊपर उसकी दीवार थोड़ी थोड़ी ऊंची कर दी जाती है गड्ढे के बाहर से, और उसके ऊपर कढ़ाया रख दिया जाता है, बड़े वाली कढ़ाई, और उसके अंदर चने को भुना जाता है नमक डाल के। ठीक है, तो दोस्तों उसमें ये राइटर यही बात कहना चाह रहा है कि सिर्फ अकेले चने से भाड़ चलने वाला नहीं है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब कि भाई अकेला इंसान कोई कार्य नहीं कर सकता। इसका अर्थ जो दिया गया है कि एक साथ मिलकर किया जाने वाला कठिन कार्य अकेला इंसान नहीं कर सकता। कि भाई एक चने के लिए तो भाड़ को शुरू नहीं किया जाए, क्योंकि उसके अंदर भूसा डलेगा, लकड़ी डलेंगी। अब इतनी सारी, अगर मान लो काफी सारी लकड़ी उसके अंदर डाल दी जाए और एक चने को भुना जाए, वो तो व्यर्थ होगा ना, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब कि भाई कोई भी अगर कठिन काम है तो अकेला आदमी कठिन काम को नहीं कर सकता। और वो काम वो है जो कि एक इंसान से हो ही नहीं सकता, उस काम के लिए मल्टीपल लोग चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए। नेक्स्ट में बोला गया है कि अकल बड़ी या भैंस। अगर आकार में देखें तो दोस्तों भैंस बड़ी है, और अगर ताकत में देखें तो अकल बड़ी है। इसीलिए इसका अर्थ बोला गया है कि शरीर की ताकत से बुद्धि की ताकत अधिक होती है। कि आप भैंस को तो बांधकर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि को बांधा नहीं जा सकता, अकल को बांधा नहीं जा सकता। अकल की जो पावर होती है, बुद्धि की जो ताकत होती है, वो असीमित होती है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए। नेक्स्ट में लिखा गया है कि अटका बनिया दे उधार। कि अगर बनियों को जिस जगह पे लालच आ गया, जहां उसकी गरारी अटक गई, तो वो अनचाहा काम भी कर बैठता है। कि अटका बनिया दे उधार, स्वार्थ, लालच या मजबूरी में आकर अनचाहा कोई कार्य करना। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा है कि अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी, गगरी होती है दोस्तों आपका मिट्टी का घड़ा जिसमें पानी डाला जाता है। मिट्टी का आपका घड़ा जिसमें पानी डाला जाता है। अगर वो घड़ा आधा है पानी का, जब आप उसे लेके जाएंगे तो पानी उसके अंदर ज्यादा छलकेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि पानी उसके गले तक आए छलकता हुआ और फिर नीचे चला जाए। अगर वो घड़ा ऊपर तक भरा होगा तो पानी छलकेगा नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि अज्ञानी जो आदमी होता है, जिसके पास ज्ञान की कमी होती है, वो अपने उस थोड़े से ज्ञान को
बढ़ा चढ़ाकर बताता है। वो ये बताने की कोशिश करता है कि उसको हर एक बात का पता है, लेकिन एक्चुअल में उसे नहीं पता होता। तो वो पानी सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि मेरी जो सीमा है वो ऊपर तक है। लेकिन दोस्तों एक टाइम आएगा कि वो जब जो छलकता हुआ पानी एक एक बार तो अपने आवरण में आएगा, जब वो नॉर्मल वे में आ जाएगा तो उस पानी का स्तर ऑटोमेटिक घट गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखें। नेक्स्ट में क्या लिखा है, अंधी पीसे कुत्ता खाए। अब दोस्तों एक इंसान देख ही नहीं सकता अपनी आंखों से, अब वो कितना ही कुछ पीस ले, उसे पता थोड़ी ना चलेगा कि उसका किसने खाया किसने नहीं खाया। तो इसका अर्थ यही हुआ कि मूर्ख व्यक्ति की कमाई, जब तक वो अपनी कमाई को नहीं संभालेगा तब तक उसकी कमाई दूसरे ही खाते हैं या दूसरे ही खाएंगे। जिस इंसान को पैसों की कद्र ही नहीं है तो उसके पैसे की जो मौज है वो दूसरे लोग उड़ाएंगे उसके पैसों से। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों। नेक्स्ट में क्या लिखा कि अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा। अब दोस्तों एक ग्रुप है, वो सब के सब सूरदास हैं, वो देख नहीं सकते हैं। ठीक है गाइस, और उसी ग्रुप में एक इंसान और आ गया जो सिर्फ थोड़ा बहुत देख सकता है, जिसे थोड़ा बहुत दिखाई देता है। तो दोस्तों उसमें देखिए कि अंधों में काना राजा, भाई जो इंसान देख ही नहीं सकता, और उस ग्रुप में एक इंसान ऐसा आ गया कि जो थोड़ा बहुत देख सकता है, जो उनका मार्गदर्शक बन सकता है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि अज्ञानियों के बीच में थोड़ा सा ज्ञानी भी बुद्धिमान होता है। वो सब उसी को अपना सरदार घोषित कर देंगे कि भाई हमें तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, ये वो इंसान है जिसे थोड़ा बहुत दिखाई देता है, जो हमारी फीलिंग को समझ सकता है। तो अज्ञानी लोग उसे अपना राजा स्वीकार कर लेंगे। मतलब अज्ञानियों में थोड़ा ज्ञानी भी बुद्धिमान होता है। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों। नेक्स्ट में क्या लिखा गया, आंख का अंधा नाम का नयन सुख। भाई आंख से तो उसे दिखाई नहीं देता और नाम उसका नयन सुख लिखा हुआ आगे, भाई जैसे उसके पास आंखों की प्राप्ति है। भाई आंखों की प्राप्ति तो है लेकिन आप उससे देख ही नहीं पाते, तो उसका होने का मतलब ही क्या है। ठीक है, इसीलिए इसका अर्थ लिखा गया है कि किसी का गुणों के विपरीत नाम होना, कि भाई उसके गुण तो हैं, उसके पास आंख तो है लेकिन वो देख नहीं पाता, तो आंख होने का मतलब ही क्या है। इसीलिए आंख का अंधा नाम का नयन सुख। नेक्स्ट वाला देखिए कि अंधे के आगे रोवे अपने ही नैना खोवे। अब दोस्तों अगर आप अंधे के आगे रोएंगे तो ना तो वो आपके आंसू समझ पाएगा, ना ही आपके चेहरे से आपके भाव को वो पढ़ पाएगा, क्योंकि वो देख ही नहीं पाएगा। इसीलिए बोला है कि अंधे के आगे रोवे अपने ही नैन खोवे। भाई आप अपने इमोशन को बाहर लेके आ रहे हो दिखाने के लिए, लेकिन सामने वाला इंसान देख ही नहीं पाएगा, तो वो सब तो व्यर्थ है ना। इसीलिए इसका अर्थ बोला गया है कि अयोग्य व्यक्ति से सहायता मांगना व्यर्थ है। जो इंसान अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता, अयोग्य व्यक्ति, उससे सहायता मांगना व्यर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों। नेक्स्ट में लिखा है कि आंख का अंधा गांठ का पूरा, कि भाई आंख से तो अंधा है और जिद बहुत बड़ी बड़ी लगा बैठा है, मतलब कि बिल्कुल संपूर्ण अज्ञानी, कि भाई आंख से तो उसे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन किसी सिचुएशन के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में वो अपनी बात पेड़ा हुआ कि नहीं वहां ऐसा ही हो सकता है। अरे भाई आपने इस चीज को देखा थोड़ी, नहीं वो कुछ ऐसा ही होगा। तो मतलब आंख का अंधा गांठ का पूरा, कि जहां वो एक बार फंस गया तो उस जगह पे फंस ही गया, मतलब संपूर्ण अज्ञानी। अज्ञानी मतलब कि भाई जहां उसने जिद पकड़ ली, अब जिद्दी इंसान के सामने कोई बोल थोड़ी सकता है, और जबकि वो बात उसकी गलत भी होगी लेकिन फिर भी। ठीक है, आगे देखिए कि अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब परिश्रम के बिना ही सफलता मिलना। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, बहुत कम, कि जिन्हें बिना परिश्रम के ही सफलता मिल जाती है। उस जगह में उनका लक फैक्टर काम करता है। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ कि अंधेर नगरी चौपट राजा। एक तो भाई नगरी में पहले ही अंधेरा हो रखा है, ऊपर से उसका राजा चौपट है, मतलब कि भाई कह लीजिए कि वो नशे में लीन रहता है, हमेशा नशा करता रहता है। तो उससे क्या होगा, ना ही तो वहां के लोग अपने राजा के प्रति जागरूक है कि भाई हमारे राजा क्या कर रहे हैं, और अंधेर नगरी तो वैसे ही है कि मतलब भ्रष्टाचार। इसका अर्थ भी यही है कि भ्रष्टाचार में लिप्त शासन एवं अजागरूक प्रजा, कि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है। ठीक है, अंधेर नगरी चौपट राजा मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त शासन एवं
अजागरूक प्रजा कि उन्हें अपने हितों के बारे में पता ही नहीं है। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में क्या लिखा है कि अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। अब दोस्तों अगर हम सिंगर की बात करें, ऐसे तो मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं कि कोई तबला बजाता है, कोई ढोलक बजाता है, कोई गिटार बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई बेंजो बजाता है, कोई बांसुरी बजाता है, कोई शहनाई बजाता है। तो सबकी अपनी अपनी ढपली है, अपना अपना राग है। किसी की भी कला एक दूसरे से मेल करती हुई नहीं मिलेगी, किसी की साउंड एक दूसरे से मेल करती हुई नहीं मिलेगी। हालांकि दोनों काम एक ही कर रहे हैं कि मनोरंजन की वो साउंड आ रही है वहां से, लेकिन हर एक ढपली की, हर एक इंस्ट्रूमेंट की जो साउंड है वो आपकी अलग अलग होगी। तो मतलब कि भाई इसका बात क्या है, इसका अर्थ क्या निकल कर आ रहा है कि सिर्फ अपने मन की करना, दूसरों के साथ तालमेल नहीं बैठाना। कि भाई हर एक यंत्र से आवाज तो आ रही है, लेकिन सबकी अपनी अलग अलग आवाज है। सब अपने मन मुताबिक, अपने इंस्ट्रूमेंट के जैसा वो इंस्ट्रूमेंट है उसके मुताबिक आवाज तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आवाज एक दूसरे से मैच नहीं कर रही, तालमेल नहीं बैठ रहा उन आवाजों का। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए कि अपना हाथ जगन्नाथ। दोस्तों अगर हम जगन्नाथ का संधि विच्छेद करें तो इसका आएगा जगत प्लस में नाथ, जगन्नाथ। तो दोस्तों जगन्नाथ का मतलब है कि अपने हाथ से किया हुआ कार्य, मतलब कि कोई भी काम जो है वो स्वयं करना। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट में क्या लिखा है कि अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष। अब दोस्तों आप जो सोना लेके आए, आप एक सुनार के पास सोना लेकर गए और उसमें बहुत सारी अशुद्धियां थी, आपको नहीं पता था। जब आप सुनार को पास लेकर गए, जो परखैया था, जो परखने वाला था, उसने देखा और उसने तुरंत ही बोल दिया कि सोने के अंदर तो बहुत सारी अशुद्धियां हैं, और आप उसे ही खरी खोटी सुनाने लगे। जबकि गलतियां, मिस्टेक्स या खामियां आपने जो सोना दिया उस सोने के अंदर थी। इसका अर्थ ये निकल कर आता है कि जब कोई अपना कमजोर हो तो दूसरों में गलतियां नहीं निकालनी चाहिए। दूसरों में गलतियां निकालने से क्या होगा, जब कोई अपना ही कमजोर हो। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में लिखा है कि आंख बची और माल यारों का, कि इधर तो आपकी आंख घूमी, उधर से माल गायब। ठीक है, इसीलिए इसका अर्थ लिखा गया कि अपने सामान का थोड़े से भी ध्यान हटा और सामान की चोरी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला दोस्तों, आगे कुआं पीछे खाई। ये वाला तो आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई तुम्हारे सामने तो ऐसी सिचुएशन आ गई, भाई आगे कुआं पीछे खाई। गिरना कुएं में भी है, गिरना खाई में भी है, और कहीं आप जा नहीं सकते। तो क्या है, दोनों ओर संकट होना, दोनों ओर संकट का होना, कि अगर आप आगे जाएंगे तो भी गिरेंगे, पीछे जाएंगे तो भी गिरेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ संकट का होना। नेक्स्ट वाले देखो दोस्तों, नेक्स्ट में लिखा आपकी अरहर की टट्टी और गुजराती ताला। ये यहाँ पर अरहर की दाल के बारे में बात कर रहा है कि अरहर की दाल की जो वेस्टेज है, जो उसका भूसा बचा हुआ है, अब उस भूसे को, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है, अब अगर उसी भूसे को गुजराती ताले के अंदर स्टोर करके रख दिया जाए तो उसका कुछ महत्व तो है नहीं। तो मतलब कि जो उसकी प्रबंधन जो व्यवस्था है वो बिल्कुल अनमेल है, उनका कोई भी मेल नहीं खा रहा। कि जिस भूसे को बाहर फेंकना चाहिए उसको तो ताले के अंदर रखने की बात कर रहा है, और जो चीज ताले के अंदर रखनी चाहिए उसको बाहर फेंकने की। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में क्या लिखा है, आगे नाथ ना पीछे पगा। ना तो आपको आगे कोई संभालने वाला है, ना कोई पीछे आपके पदचिन्हों पर चलने वाला है। मतलब कि बिल्कुल अनियंत्रित चल रहे हैं, ना आपको आगे कोई गाइड करने वाला है, ना पीछे से आपको सपोर्ट करने वाला है। मतलब पूर्णतः अनियंत्रित, कोई नियंत्रण ही नहीं है खुद पे, बस आगे चले जा रहे, ना पीछे का पता ना आगे का पता, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, आटे के साथ घुन भी पिसता है। मोस्टली ये कहावत तो आप बहुत सारे लोगों ने सुनी हुई होगी कि आटे के साथ घुन भी पिसता है, कि गलत व्यक्ति की संगत में अच्छा व्यक्ति भी सजा पा लेता है। अब दोस्तों आटे के साथ घुन पीसने की अगर मैं बताऊं तो गेहूं को अगर हम चक्की में हमने पीसने के लिए डाल दिया और उसके साथ में अगर छोटे छोटे कंकड़ भी थे तो हम उसे हमारी नजर नहीं पड़ी उन कंकड़ों पे,
तो आटे के साथ वो जो कंकड़ हैं, जो छोटे छोटे मिट्टी के जो छोटे छोटे जो बारीकियां, जो अशुद्धियां मिली हुई इसके अंदर, वो भी उसके साथ पिस जाएंगे। इसीलिए इसका अर्थ बोला गया है कि गलत व्यक्ति की संगत में अच्छा व्यक्ति भी सजा पाता है। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में क्या लिखा है कि आधा तीतर और आधा बटेर दोनों, ये दोनों दोस्तों पक्षी होते हैं। तीतर अलग पक्षी होता है, बटेर अलग पक्षी होता है। अब कोई इंसान ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों में से आधा आधा हो, नहीं ना। इसीलिए इसका अर्थ है कि अनमेल योग की दो चीजों का जहां कोई मेल ही नहीं बन रहा, या तो वो कंप्लीट तीतर होगा या वो बटेर होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आधा तीतर आधा बटेर, नहीं हो सकता ना। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में क्या लिखा है कि आधी छोड़ एक को ध्यावे, आधे मिले न सारी पावे। कि इधर से इंसान का प्रीलिम्स एग्जाम निकल गया बैंक का, और उधर इंसान एसएससी में कूद पड़ा। उसका यहां से कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई मैं एग्जाम तो निकाल सकता हूं, जैसे तैसे करके उसका आईबीपीएस का एग्जाम निकलेगा प्रीलिम्स, और उधर उसने एसएससी में छलांग लगा दी। वहां उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया और यहां से भी उसका मेंस देने का चांस उसके हाथ से छूट गया। मतलब कि इसका अर्थ क्या निकल कर आया कि लोभ के कारण जो सहज रूप से उपलब्ध जो वस्तु थी उसका भी त्याग हो गया। हालांकि प्रीलिम्स निकालना बहुत आसान बात नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल देने की बात कर रहा हूं कि इतना उसने काफी टाइम यहां पर लगाया बैंक की तैयारी करने में, और उसका जैसे ही प्रीलिम्स निकला उसने तुरंत एसएससी की किताबें उठा ली और एसएससी के बारे में तैयारी करने लगा। तो लोभ के कारण जो चीज सहज रूप से उपलब्ध हो सकती थी उसका भी त्याग कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में क्या है कि आ बैल मुझे मार। ये वाली कहावत तो बहुत सारे दोस्तों ने सुनी भी होगी कि आ बैल मुझे मार, मतलब कि भाई जान पूछकर परेशानी को निमंत्रण देना। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट में लिखा कि आम के आम और गुठलियों के दाम। कि भाई आम भी बेच दिए और उनकी गुठलियां भी बेच दी। अगर एक हिसाब से देखें तो आम के अंदर जो मेन जो असलियत जो काम की चीज है वो है तो पल्प ही, जो उसका जो पल्प है, जो उसका गुद्दा है, वही तो खाने का है, जो पल्प है उसका। गुठली थोड़ी खाने की है, लेकिन आम के आम और गुठलियों के दाम, मतलब कि इंसान को दोहरा फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में क्या लिखा है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। भैया अगर आप मंदिर में गए हैं या किसी गिरजाघर, गुरुद्वारा, जहां भी जो भी भगवान की आस्था का जो भी जगह है, अब वहां गए और उसके बगल में कहीं भंडारा लगा हुआ था, अब गए तो थे भजन करने, अब खाने लगे भंडारा, जबकि आपका जो मेन जो बड़ा लक्ष्य जो है, जो मेन जो टारगेट था वो था आपका भगवान का भजन करना, आरती करना, पूजा करना, उपासना करना, आराधना करना। लेकिन आप क्या किया, आप भंडारा खाने चले गए। इसीलिए इसका अर्थ निकल कर आया है कि बड़े लक्ष्य को भूलकर छोटे काम में लग जाना। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में क्या लिखा है कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। एक तो भाई आसमान की ऊंचाई बहुत असीमित ऊंचाई, अगर एक इंसान का वहां से वो ग्लाइडर के थ्रू उड़ रहा था और उसका ग्लाइडर फट गया, अब आसमान से गिरता 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 वो एक पेड़ पर अटक गया, और तब उसे पता चला कि ये पेड़ तो खजूर का, मतलब ऊंचा भी है, वहां से पड़ेगा चोट तो तब भी लगेगी। और ऐसे वो अपने हाथ पैरों से उतर नहीं सकता नॉर्मली, क्योंकि खजूर के पेड़ में जो साइड की जो उसकी छाल होती है वो अलग ही तरह से होती है, वो कांटे रूप में बनी होती है और बहुत धारदार होती है वो। तो इसका अर्थ मतलब ये आया कि एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में पड़ जाना। भाई आसमान से गिरा एक तो वही मुसीबत थी कि जमीन पे किसी तरह लैंड कर जाए, वो जो जमीन पर लैंड करने से पहले वो खजूर में अटक गया। चलो कोई नहीं, खजूर से भी उतर जाए, एक तो खजूर की ऊंचाई काफी, वहां से गिरेगा तो भी चोट लगेगी। अगर किसी तरह अटका हुआ है और किसी तरह पेड़ के थ्रू उतरने की सोचे तो वहां से भी नहीं उतरा जाएगा। मतलब एक साथ दो मुसीबत का दूसरी, मतलब एक मुसीबत से निकलना और दूसरी में पड़ जाना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में लिखा है कि इन तिलों में तेल नहीं। इसके लिए दोस्तों सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, तिलों के तेल नहीं वाली बात है, जो आपने गन्ने का जूस निकालने वाली जो मशीन देखी होगी, जब उसमें पहली बार जो गन्ना डालते हैं तो ऐसे भर भर करके जूस आता है, जब दूसरी बार डालते हैं तो कम जूस आएगा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, ऐसे ऐसे जब मल्टीपल टाइम जब जूस जब उसके गन्ना डालेंगे तो एक बार ऐसा होगा कि वो एकदम बिल्कुल फूसा टाइप हो जाएगा। लेकिन फिर भी दुकानदार सोचेगा कि कुछ कुछ जूस इसमें से निकल जाए, कुछ में मुनाफा कमा लूं, कुछ में पैसे कमा लूं उस जूस के भी। तो ऐसा संभव नहीं है।
इसीलिए इसका अर्थ भी यही है कि किसी भी तरह के मुनाफे की संभावना नहीं होना। कि भाई छठी सातवीं बार जब आपने वो जो उसकी जो बचा हुआ जो बिल्कुल जिसमें से जूस निकल चुका है, जो उसका फूंसा जो बचा हुआ है, उसको दोबारा मशीन में डालेंगे तो मुनाफे की कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट में क्या लिखा है कि इमली के पात पर दंड पेलना। मतलब कि भाई इमली का जो पेड़ होता है, जो उसकी टहनियां जो होती है वो कमजोर होती हैं, और उसी के ऊपर इंसान दंड पेलने की कोशिश करे, उसी पर कार्य करने की कोशिश करे। मतलब संसाधनों के अभाव में बड़े कार्य करने की कोशिश करना। कि वो जगह तो इतनी थी नहीं, आपको कहीं और जगह मिली नहीं, आपने इमली के पेड़ पर दंड बैठक लगानी शुरू कर दी। मतलब संसाधनों के अभाव में बड़े कार्य को करने की कोशिश करने लगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट में क्या लिखा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाई एक तो चोर चोरी करने आया, ऊपर से वो उसने आते देखा कि भाई कोतवाल या चौकीदार वहां पर बैठा हुआ, तो उसी के ऊपर चढ़ गया वो कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आपका काम ही क्या है, घर जाकर सो क्यों नहीं जाते, ये क्यों नहीं कर लेते, वो क्यों नहीं कर लेते। दोस्तों इसका अर्थ ये निकल कर आ रहा है कि दोषी व्यक्ति हमेशा निर्दोष पर लांछन लगाता है, दूसरे पर आरोप लगाता है और आरोप सिद्ध करने की कोशिश करता है, दोषी व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। अब जो हरियाणा के जो यहाँ पे लोग होंगे, आई थिंक उत्तर प्रदेश के भी, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ये लोग लोई को समझते हैं। लोई होती है दोस्तों एक चद्दर जो कि आपकी सर्दियों में ओढ़ने के काम आती है, मोस्टली सर्दियों में ओढ़ने काम आती है, क्योंकि ये लोई जो है ये गर्म होती है, इसका जो रेशा होता है वो काफी गर्म होता है। ठीक है, और लोई अगर मैं उसका आपको एक परफेक्ट एग्जांपल बताऊं, महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी का अगर आपने एक ऐड देखा होगा कुर्ते पजामे में, वो एक चद्दर रखते हैं, एक उसका एक सिरा कंधे पे होता है और दूसरा सिरा एक हाथ के नीचे से निकालकर उसको ऐसे गोल करके वापस कंधे पे डाल लेते हैं दोस्तों, उसको लोई बोलते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में लोई का कंधे पर रखना मतलब कि इज्जत वाली बात मानी जाती है। अगर किसी इंसान की वो लोई उतर के पड़ गई तो उसको बोलते हैं कि भाई ये तो मतलब इज्जत वाला इंसान नहीं, इसने अपनी लोई ही गिरा दी। मतलब इसका अर्थ ये है कि बेशरम व्यक्ति का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कि जिसे अपनी लोई की फिक्र नहीं है उसे दूसरों का देखकर क्या ही प्रभाव पड़ेगा। मतलब बेशरम व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में क्या लिखा कि ऊंची दुकान फीका पकवान। इसके बारे में तो बहुत सारे सब मेरे हिसाब से 99% मेरे दोस्तों को पता होगा कि वास्तविकता से अधिक दिखावा करना, कि दुकान तो ऊंची बना ली लेकिन पकवान भी तो अच्छे बनाओ ना। आप दिखावा तो इतना कर रहे हो कि इतनी अच्छी दुकान बना ली, एकदम ऊंची, एकदम डैशिंग लुक बना लिया दुकान का, एकदम शीशे विशे लगा लोगों के एकदम मस्त बना दी, लेकिन पकवान वहां का फीका है, स्वादिष्ट नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो बात निकल कर आई कि ऊंची दुकान फीका पकवान। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में बोला गया है कि ऊंट किस करवट बैठता है। कि भाई ऊंट के किस करवट बैठने का मतलब किसी भी करवट बैठने का इंतजार करना, तब उसके बाद कोई कार्य किया जाएगा। इसका मतलब अर्थ यह है किसी घटना के घटित होने का इंतजार करना। जैसे हमारे फौजी भाई सीमा पर तैनात होकर घात लगाए बैठते हैं कि उधर से जैसे आतंकवादी आया ठोंक दिया। ठीक है, तो वो ये देखना चाहते हैं कि ऊंट किस किस करवट बैठता है। उनके सामने फौजियों के सामने 3-4 सुरंगें, उनमें से ये बस ये देखते हैं कि किस सुरंग से बाहर निकलेगा उधर ही ठोक दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में लिखा कि ऊंट के मुंह में जीरा। अब दोस्तों ऊंट ऐसा जानवर है जो ढेर सारा खाता है, अपनी पेट की थैली में जमा कर लेता है। अब अगर उसके ऊंट के मुंह में, जिसकी खुराक इतनी सारी है, अगर उसके मुंह में 2-4 जीरे के दाने डाल देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा। मतलब इसका अर्थ क्या निकल कर आया कि आवश्यकता की अपेक्षा उपलब्ध मात्रा में कमी होना। कि आवश्यकता तो थी ज्यादा लेकिन जो उसकी मात्रा है वो बिल्कुल शून्य है, नग्न है, कम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट में क्या लिखा है, ऊंट की चोरी और झुके झुके। ठीक है, आपने ऊंट की चोरी तो कर ली, आपकी हाइट 6 फीट है लेकिन ऊंट की तो 10 फीट है। आप यहां से तो बैठकर निकल गए, इतनी दीवार थी और आप यहां थे, आप चलो दीवार के पीछे से होके निकल गए, लेकिन आप ऊंट को थोड़ी छुपा सकते हैं दोस्तों। मतलब किसी ऐसे कार्य को गुप्त रूप से करना जिसका गुप्त रखना संभव ही ना हो।
ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में क्या लिखा है, एक अनार 100 बीमार। दोस्तों बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनको इस कहावत का असली मीनिंग पता ही नहीं होगा। एक अनार 100 बीमार मतलब आप दोस्तों आपने देखा होगा, ये कहावत भी सुनी होगी कि भाई एक सेब रोज खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ, ठीक है। लेकिन जब कोई इंसान बीमार हो जाता है, जब उसे बीमारी जकड़ लेती है, तब डॉक्टर उसको बोलता है कि आपको अनार खाना चाहिए, क्योंकि अनार बीमारियों से लड़ने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब दोस्तों एक ही अनार है और बीमार जो है वो 100 से ज्यादा है, तो उस एक अनार को क्या उनमें बांटा जा सकता है? नहीं। इसीलिए इसका अर्थ है कि किसी वस्तु की मांग अधिक होना और आपूर्ति उसकी कम होना। इधर उसकी मांग बढ़ रही है और उधर उसकी आपूर्ति कम होती चलेगी, इसीलिए बोलते हैं कि एक अनार 100 बीमार। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में क्या बोला है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। मतलब कि दोस्तों एक साफ पानी का एक तालाब है, आपने अब अभी तक उसके अंदर वो पानी बिल्कुल साफ है, लेकिन जैसे ही आपने उसके अंदर मछली डाली, अब मछली क्या करेगी दोस्तों, कुछ खाएगी, कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी तो छोड़ेगी ना, जो उसका जो वेस्टेज है, जो उसका मलमूत्र होगा, वो तो उस पानी के अंदर ही रहेगा ना। अब वो मल्टीपल टाइम्स या मल्टीपल कुछ दिनों में वहां पानी सड़ना शुरू हो जाएगा, सिर्फ मछली की वजह से। इसीलिए इसका अर्थ भी यही है कि बुरी आदतों से ग्रसित एक व्यक्ति अपने सभी दोस्तों को वही बुरी आदत लगा देता है। ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में लिखा गया है कि एक मयान में 2 तलवार नहीं आ सकती। मयान होता है दोस्तों जिसमें वो खोल जिसके अंदर तलवार डालकर रखी जाती है। अब दोस्तों अगर एक मयान में 2 तलवार डालेंगे तो एक तो उसमें जगह ही नहीं है, अगर आपने डाल भी दी तो या तो वो मयान को तोड़ सकती है, या फिर उन दोनों की धारदार इतनी है कि उन दोनों के अंदर आपस में प्रतिद्वंद ही चलता रहेगा। इसीलिए इसका अर्थ निकल कर आया है कि एक स्थान पर 2 प्रतिद्वंदी, जो लोग एक दूसरे से चिढ़ते हैं, वो एक स्थान पर कभी भी नहीं रह सकते। ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में क्या लिखा है, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। भाई एक तो करेला ही ऑलरेडी जो कड़वा, और उसके ऊपर नीम का लेप और कर दिया तो कितना कड़वा हो जाएगा। मतलब एक साथ दो दोष का होना। ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में क्या लिखा है आपका कि कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, मतलब स्थितियों का एकदम विपरीत होना। अब दोस्तों अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप मान के चलिए कि आप साइकिल से जा रहे हैं, आपको अपने गांव जाना है, और उस गांव के बीच में, मतलब आपको गांव से बाहर शहर की तरफ जाना है, और बीच में एक पड़ता है तालाब बहुत बड़ा, या झील कह लीजिए, झील पड़ती है, और आपको वो पानी के अंदर से क्रॉस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नाव चाहिए। अब नाव आप साइकिल पर लेके चल दिए, ठीक है। जैसे ही आप पानी के पास में पहुंचे, अब ये तो है नहीं कि आप साइकिल को इसी तरफ छोड़ के जा नहीं सकते, साइकिल आपको अब नाव में रख कर लेके जानी पड़ेगी, और उधर दोबारा जाकर नाव ऊपर आ जाएगी, साइकिल नीचे आ जाएगी। इसीलिए इसका अर्थ निकल कर आया है कि स्थितियों का एकदम विपरीत होना। इधर तो जब हम जमीन पर चल रहे थे तो नाव का कोई काम नहीं था, जब पानी में चल रहे हैं तो साइकिल का कोई काम नहीं था। ठीक है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में बोला गया है कि ओखली में सिर दिया तो मुसल से क्या ही डरना। इसका हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हमने कोई कठिन कार्य अपने हाथ में ले ही लिया है तो हमें फिर आने वाली बाधाओं से डरना नहीं चाहिए। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में क्या बोला है कि कर ले सो काम भजले सो राम। भाई जब आप काम करेंगे तो आपका कर्म लिखा जाएगा, और जब भगवान का नाम लेंगे तो आपकी भक्ति लिखी जाएगी। मतलब कि समय पर किया हुआ कार्य ही अपना होता है। जब आप भजन कर रहे थे प्रभु का, तब आप भक्ति में लीन थे, लेकिन जब आप कार्य कर रहे थे तब अपने कार्य में मग्न थे। तो समय पर किया हुआ कार्य ही अपना होता है। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में क्या लिखा कि ककड़ी चोर को फांसी की सजा नहीं दे सकते। ककड़ी मतलब क्या, खाने वाली खीरा ककड़ी। जिस इंसान ने, भाई अगर किसी इंसान ने ककड़ी चुरा भी ली तो क्या उसे फांसी की सजा दे सकते हैं? कभी फांसी की सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसका अपराध ही इतना छोटा सा है, तुच्छ सा, उसने ककड़ी ही तो चुराई है। हालांकि अपराध तो अपराध है, उसकी सजा उसे मिलेगी, जुर्माना भरना पड़ सकता है, कुछ समय की जेल हो सकती है, लेकिन क्या फांसी की सजा उचित है? नहीं। इसीलिए इसका अर्थ है कि साधारण अपराध के लिए अत्यधिक कठोर सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसका अपराध इंसान का इतना सा है कि उसने ककड़ी चुरा ली थी। ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में बोला गया है कि कानी के ब्याह में सो कौतुक ही कौतुक।
और इसी से रिलेटेड हमारे क्षेत्र में कहावत बोली जाती है कि कानी के ब्याह में 100 जोखिम। कि भाई एक तो इंसान कानी है, उसका ब्याह कर रहे हैं और ऊपर से उसी के बारे में चर्चा हो रही है कि भाई जो लड़की जो है वो कानी है, वो देख ही नहीं पा रहे। इसीलिए इसका कि किसी में दोष होने पर परेशानियां आती रहती हैं। अब दोस्तों अगर मान लो आपके शरीर में आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो मल्टीपल बीमारियां आपको घेरना शुरू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों। नेक्स्ट में क्या लिखा है कि काबुल में क्या गधे नहीं होते? आप क्या सोचते हैं क्या सिर्फ पाकिस्तान में ही गधे हैं? 4 पैरों वाले भी, 2 पैरों वाले भी, मल्टीपल गधे हैं वहां पे। तो क्या सिर्फ गधे पाकिस्तान में? नहीं दोस्तों, काबुल में भी गधे हैं। इसका मतलब ये है कि एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, मतलब कि अपवाद हर जगह मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों। नेक्स्ट में क्या लिखा है कि कौवा चले हंस की चाल। दोस्तों कौवा जो होता है बहुत चालाक होता है और हंस ध्यान लगाने में बहुत माहिर होता है। तो कौवा क्या करता है कि अपनी चपलता को छोड़कर हंस की तरह ध्यान लगाने पर उतारू हो गया। वो अपनी चपलता से भी गया और वो ध्यान भी नहीं लगा पाया। मतलब बुरे आचरण वाले मनुष्य द्वारा अच्छे आचरण का दिखावा करना, हालांकि वो वैसा है नहीं लेकिन दिखावा जरूर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों। नेक्स्ट में क्या लिखा है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। दोस्तों रोड़ा होता है कि ईंटों के जो छोटे छोटे जो हिस्से बन जाते हैं उसे रोड़ा बोलते हैं देसी लैंग्वेज में। अब जैसे ईंट है, अब इसके छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बन गए, उनको बोलते हैं रोड़े। कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, कहीं बड़ी ईंट फंसा दी, कहीं छोटे छोटे कंकड़ डाल दिए। भानुमति ने कुनबा जोड़ा, मतलब कि भाई जिन चीजों का कोई आपस में कोई मेल ही नहीं है उनका संग्रह करना। कुनबा क्या होता है? संग्रह ही तो होता है। कुनबा मतलब लोगों का समूह। इसीलिए इसका अर्थ निकल कर आया है कि भाई अनमेल चीजों का संग्रह करना, जिन चीजों का आपस में कोई मेल ही नहीं है उनका संग्रह करके रखना। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों। नेक्स्ट में क्या लिखा है कि कोयले की दलाली में हाथ काले। अब दोस्तों एक दलाल है कोयला बेचने वाला, वैसे तो वो सफेद कपड़े पहन कर आया, लेकिन वो जब कोयले की क्वालिटी देखेगा तो कोयले को हाथ से तो टच ही करेगा, तो हाथ तो उसके काले ही हो जाएंगे। मतलब कि भाई इसका अर्थ निकल कर ये आया कि बुराई का साथ देने पर बुराई मिलती ही है। अगर आप कोयले को हाथ से उठाकर उसकी क्वालिटी देख रहे थे, लेकिन तो बट हाथ तो आपके भी काले हो गए ना। मतलब कि बुराई का साथ देने पर बुराई ही मिलती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट में लिखा खग जाने खग की भाषा। खग होता है मतलब आपका जानवर, विचरण करने वाला। ठीक है, उड़ने वाला खग, मतलब कि समान प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे की प्रवृत्ति समझते हैं। ठीक है, अब जैसे दोस्तों इंसान इंसान की बात समझ सकता है, इंसान बंदरों की बात नहीं समझ सकता, इंसान पक्षियों की बात नहीं समझ सकता, इंसान जानवरों की बात नहीं समझ सकता, इंसान कीट पतंगों की बात नहीं समझ सकता। वो सिर्फ एक ही तरह के जो भी जानवर हैं या जीव हैं वो सेम तरह के लोगों की प्रवृत्ति समझ सकते। इंसान है तो इंसान की समझेगा, जानवर की नहीं समझेगा। अगर जानवर है तो वो इंसान की नहीं समझेगा, वो सिर्फ जानवर अपनी किसी लैंग्वेज में बात कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों। नेक्स्ट में क्या लिखा है कि खरी मजूरी चोखा काम। चोखा होता है दोस्तों भरपूर मात्रा में। कि भाई अगर मेहनतनामा अच्छा दिया जाए, अगर मेहनतनामा अच्छा दिया जाए, आपकी मेहनत की अच्छी कीमत मिले, तो फिर काम भी अच्छा ही होता है। खरी मजूरी चोखा काम। अगर आपको पता है कि आपको शाम को जाते टाइम मजदूरी मिल जाएगी और अच्छी मजदूरी मिलेगी, तो इंसान का काम करने में मन लगेगा, वो उसी काम को अच्छे तरीके से निपटाएगा। ठीक है, सेकंड लास्ट देखते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ये वाली कहावत तो आपने बहुत बार सुनी होगी, बहुत बार। घर वाले बोलते हैं कि भाई खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल गया, मतलब कि जैसे उसकी संगति थी उसी के हिसाब से वो ढल गया। मतलब किसी में परिवर्तन देखकर दूसरे में उसका परिवर्तन आता है। नेक्स्ट और लास्ट देखिए दोस्तों कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कि भाई बिल्ली को किसी बात पे गुस्सा आ गया, वो गुस्सा कहाँ उतारे, वो खंबे को नोचना शुरू कर दे, जबकि उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। इसीलिए इसका अर्थ निकल कर आया कि असफलता से लज्जित होकर गुस्सा करना।
ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको हमने जो डिस्कस किए 50 तक आपको समझ आए होंगे। बहुत सारे आपने ऐसे देखे होंगे जो न्यू होंगे और काफ़ी सारे ऐसे होंगे दोस्तों जो आपने पढ़ रखे होंगे। इनका आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, कोशिश कीजिए 1 से 2 बार पढ़ सकें, इन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई आपके काम की बातें हो रही हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके मन में कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप वहाँ पर मुझे बता सकते हैं। और जितने भी आपके यार दोस्त हैं जो बैंकिंग की, खासकर आरआरबी की हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप उनके साथ क्लास को शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये क्लास जरूर शेयर करनी चाहिए, तो दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और मोर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का ये लिंक है, बैंक अधिकारी, लास्ट में दोस्तों ध्यान कर लेना डबल आई लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको आज अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आपके साथ लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक इजाज़त दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।